गुड आफ्टरनून मेरे डियर स्टूडेंट्स। साइड इफेक्ट में आज तीसरा पार्ट यानी दिस दैट का आज हम जो पढ़ाएंगे तीसरा पार्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पढ़ चुके हैं। कभी कभी आपने ये सुना होगा इस तरह के लोगों को बातें करते हुए कि इस आदमी के 4 लड़के हैं, उस महिला के पास 5 लड़के हैं। तो कभी कभी एक ही सेंटेंस को 2 तरीके से बोला जा सकता है। जैसे कहा जाए कि इस आदमी के 10 लड़के हैं, इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इस आदमी के पास 10 लड़के हैं। तो आदमी के 10 लड़के हैं, आदमी के पास 10 लड़के हैं। तो जो के शब्द आ रहा है या जो पास शब्द आ रहा है, आज मैं उसी पर बेसिस यानी उसी के आधार पर बताऊंगा कि के या पास की मीनिंग निकालने के लिए हम किस वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो भी दिस दैट दीज दोज के आधार पर। और क्या आपसे मिस्टेक हो सकती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उस मिस्टेक्स को रोकने के लिए क्या करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहले थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बात करेंगे। देखिए, यहाँ एक ट्रिक मैं सेट किया हूँ डियर मेरे स्टूडेंट्स। यहाँ ट्रिक सेट हुआ है, यानी मान लीजिए कोई नाउन है दिस, मतलब दिस या दैट, हमारा नाम दिस या दैट के बाद से कोई नाउन आ जाए। अब वो नाउन चाहे कलेक्टिव हो, सॉरी मैंने कहने का मतलब कि चाहे अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि काउंटेबल जो होता है जिसकी काउंटिंग की जा सके, और अनकाउंटेबल होता है जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सके। यानी दिस दैट के बाद या तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। तो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उसके बाद हम हैज का प्रयोग, मतलब दिस हो या दैट हो, उसके बाद हम केवल हैज का ही प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि दिस हमारा और दैट जो है वो सिंगुलर नाउन को लेते हैं, यानी सिंगुलर नाउन की तरफ इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं। इसीलिए दिस और दैट के लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। क्या करने के लिए? जैसे मान लीजिए कहा जाए, इसका सिम्टम तैयार किया हूं, इस डॉट डॉट के या के पास, उस डॉट डॉट के या के पास। इसका मतलब है कि अगर दैट आता है तो वहां पर उस बोलेंगे, अगर दिस आता है तो यहाँ पर इस बोलेंगे। क्यों? ये उस और इस कब बोलेंगे? जब आपको के या के पास की सेंस निकालना, समझ रहे हैं ना? जब के या के पास का जब सेंस निकालना हो तो ऑटोमेटिकली दिस का मतलब इस होगा और दैट का मतलब उस होगा। जब आपको के पास का सेंस नहीं निकालना है तो दिस का मतलब यह होगा और दैट का मतलब वह होगा। तो देखिए यहाँ पर इसे कहा जाए कि इस आदमी के 10 लड़के हैं। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इस आदमी के पास 10 लड़के हैं। तो जब आप बेटे इसकी इंग्लिश बनाओगे तो देखो कहते हैं किस तरह से आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं मैं। इस आदमी के 10 लड़के हैं, तो आपने इसके लिए दिस लिखा, आदमी की मीनिंग मैन लिखा, और हैज क्यों लगा? यहाँ पर के और है के लिए। जब मैं यहाँ पर हैज लगाया तो के और है की मीनिंग इसमें आ गई। या इस तरीके से समझ लो कि यहाँ पर सेंस छिपा है कि इस आदमी के पास 10 लड़के हैं। तो पास की सेंस, पास की मीनिंग निकालने के लिए अक्सर हम हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में पास तो आया नहीं है, लेकिन पास का सेंस है, तो हैज लिखने से के है दोनों आ गया। अगर पास भी होता ना तो वहां पर पास की मीनिंग हैज से निकल जाता। तो इस आदमी के 10 लड़के हैं, दिस मैन हैज 10 सन्स। अगर इसको कहा जाए इस आदमी के पास 10 लड़के हैं तो अंग्रेजी वही बनेगी, दिस मैन हैज 10 सन्स। ओके, अब यहाँ देखते हैं उस लड़की के एक बाँ है। सपोज की लड़की दूर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दिस और दैट से इंडिकेशन किया जाता है, संकेत किया जाता है। तो अगर कोई लड़की है तो दूर है, कहा जाए उस लड़की के एक बाँ है, अर्थात उस लड़की के पास एक बाँ है। ये सेंस है, उस लड़की के एक बाँ होने का मतलब उस लड़की के पास एक बाँ है। तो उसकी मीनिंग आप जानते हो बेटा, दैट लगता है। लड़की की मीनिंग गर्ल हो गया
और हैज आपको लगा नहीं है, क्योंकि दैट बोलता है कि हमारे आगे जो नाउन देना है तो आप काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर के लिए है। इस बात पर मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। तो दिस गर्ल हैज वन हैंड, एक बाँ है। इस लड़की की एक बाँ है, ये भी सही है। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इस लड़की अर्थात उस लड़की के पास, उसमें अगर पास भी आ जाए ना तो अंग्रेजी यही बनेगा हैज। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना के है या के पास है, अंग्रेजी वही बनेगा। यानी आप ये टोटली समझ लो कि हैज का प्रयोग करने से पास की मीनिंग निकाला जाता है। अब यहाँ देखेंगे, इस पानी का स्वाद नमकीन है। इसकी अंग्रेजी देखा जाए तो दो तरीके से बन सकता है। जैसे इस पानी, दिस वाटर हैज साल्टी टेस्ट, मतलब साल्टी का मतलब नमकीन यानी क्षारीय, और टेस्ट मतलब होता है स्वाद। तो इसको देखा जाए तो दूसरे तरीके से भी अंग्रेजी बना सकते हैं। कैसे? इस पानी का स्वाद, तो स्वाद की मीनिंग पहले ले लो, द टेस्ट ऑफ दिस वाटर इज साल्टी। इस तरह से भी बनाया जाए तो कोई गलतियां नहीं है। अगर इस तरह से हम हैज का प्रयोग भी करके हम बनाए तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि बोल रहा है कि ये जो पानी है, इस पानी का जो स्वाद है साल्टी है। तो हम हैज का भी प्रयोग करके बना सकते हैं या ऑफ लगा करके भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अभी तक ने आपने देखा कि जब आपको इस या उस का सेंस निकालना हो तो निश्चित रूप से वहां पर के पास आएगा या तो के आएगा। तो आगे वाली वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि एनडीएस, सीडीएस, एमटीएस और एनएमआरसी, डीएमआरसी, एलएमआरसी पर कैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। देखेंगे इधर, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, यानी परीक्षा पर आधारित आने वाले प्रश्न, यानी परीक्षा में आधारित, यानी हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कभी कभी जैसे कि इस टाइप के भी आते हैं, कभी कभी स्पॉटिंग द एरर टाइप के आते हैं, और कभी कभी कुछ अलग ही पैटर्न होता है। लेकिन मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ नॉर्मली, तो आप बेसिक लेवल से ही समझो। जैसे ये कह रहा है कि दिस क्रिकेटर हैज मैनी बैट्स, यहाँ तक तो जैसे कह रहा है कि दिस क्रिकेटर सही है। जब हमारा दिस का प्रयोग क्रिकेटर के लिए हुआ है, अर्थात क्रिकेटर का प्रयोग दिस के लिए हुआ है, तो दिस या दैट होते हैं जो हमेशा सिंगुलर नाउन को लेते हैं। तो अभी समझाए इसके पहले कि हैज का प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हैज के बाद ये देखना है, अब हैज के बाद आप फ्री हो, चाहे नाउन सिंगुलर डालो या प्लुरल डालो, सिंगुलर यूज करो या प्लुरल नाउन यूज करो, आपके लिए बिल्कुल ही आजादी है। तो जैसे कहा कि इस क्रिकेटर के पास मेनी बैट्स हैं, यानी बहुत सारे बल्ले हैं। दिस क्रिकेटर हैज, सही है, मेनी बैट्स, बिल्कुल सही है। दिस क्रिकेटर हैज मेनी बैट्स, यहां पर क्या है कि दिस क्रिकेटर्स लगा है। लेकिन ध्यान से देखना कि दिस के बाद क्रिकेटर्स का प्रयोग हुआ है। मैं अभी बताया कि दिस के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए, न कि प्लुरल। ये इसलिए रॉन्ग है। दिस क्रिकेटर हैज मेनी बैट्स, जब मैनी के साथ यानी हैज के बाद मैं बताया कि अगर संख्या ज्यादा दिखाना चाहते हो, जैसे मेनी मैंने दिखा दिया, तो मेनी बहुत सारे होते, मेनी मैंने बहुत ज्यादा या बहुत अधिक मात्रा में, संख्या में। तो यहाँ पर बैट मेनी है तो बहुत सारे बैट्स भी होने चाहिए, लेकिन बैट यहाँ पर सिंगुलर रूप में दिख रहा है, यहाँ पर बैट्स होना चाहिए, तो इसलिए ये रॉन्ग है। अब ये बोला है कि नॉन ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, तो फर्स्ट तो सही है ही है ना। आगे देखेंगे, दैट टीचर हैव 50 स्टूडेंट्स, उस अध्यापक के पास 50 लड़के हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि दैट टीचर सिंगुलर है, तो जब नाउन हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर का होना चाहिए। तो हैव यहाँ प्लुरल आ गया है, यहाँ पर हैव होना चाहिए। उसके बाद ये रॉन्ग है, मतलब इसलिए रॉन्ग है। दैट टीचर हैज 50 स्टूडेंट्स, अब टीचर सिंगुलर है तो हैज भी सिंगुलर है। 50 स्टूडेंट, 50 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, ये भी सही है। अब ये कह रहा है कि दैट टीचर हैव 50 स्टूडेंट, यहाँ तक तो बिल्कुल सही आ रहा है। टीचर सिंगुलर, हैव ये प्लुरल, समझ गए। यानी
टीचर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। फिर यहाँ पर हैव प्लूरल का प्रयोग किया गया है। एक चीज और, जब 50 है तो स्टूडेंट्स होना चाहिए, यहाँ भी नाउन सिंगुलर बना हुआ है तो इसको भी हम एस लगाकर, यानी देखा जाए एस लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी गलतियाँ है। और ये बोला है कि नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, तो आपका सेकेंड पॉइंट सही है। ओके, तो अब आप देखेंगे दिस और दोज के माध्यम से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जब दिस और दोज पर बोलना है कोई सेंटेंस, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि दिस का मतलब ये या ये सब, और दोज मतलब वे या वे सब। लेकिन अगर कहना हो कि इन या उन, तो जब आप इन बोलेंगे तो निश्चित रूप से के पास का सेंस आएगा, और जब आप उन बोलेंगे तो निश्चित रूप से के पास का सेंस आएगा। आप बोल के देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, एक नहीं बहुत सारे सेंटेंस यहाँ क्रिएट किया हूँ, और यहाँ पर मैं ट्रिक भी सेट किया हूँ कि इन डॉट डॉट के पास, या उन डॉट डॉट के पास, यानी दीज होगा तो इन बोलेंगे और दोज होगा तो उन बोलेंगे। ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं यहाँ पर नाउन मतलब आता है। इसे कहा है कि इन किसानों के पास कर्ज है, इन किसानों, तो आप इन के लिए दीज लगाया और किसानों के लिए फार्मर्स लगाया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी हम दीज और दोज का प्रयोग करते हैं तो आने वाला नाउन प्लूरल होता है, तो जब नाउन हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल का होगा। तो दिस फार्मर्स हैव लोन, इन किसानों के पास लोन है। तो बेटा यहाँ पर के पास है, इन तीनों की मीनिंग हमारा हैव में इंक्लूड हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं वो की मीनिंग ढूंढते हैं और भी मतलब की मीनिंग ढूंढते हैं, तो उनको बताना जरूरी है। तो आप ढूंढेंगे, जिससे मान लीजिए हम यहाँ पर फोकस न करें तो के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि के पास है की मीनिंग इस है में ही इंक्लूड हो गया। ओके, उन मजदूरों के पास अनेक समस्याएं हैं, तो उनके लिए आप दोज लगाएंगे, क्योंकि नजदीक नहीं दूर है, इसलिए उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो उन यानी दोज लेबर्स हैव मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लेबर हैं तो बहुत सारी समस्याएं भी होंगी। तो देखो दोज के आगे लेबर्स का प्रयोग हुआ, लेबर्स हमारा प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी दिया गया, मैनी हमारा एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम समस्या है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इन गायों के पास काफी दूध है, तो इन के लिए मैं बताया ना, जो वस्तु नजदीक होगी, मतलब जो चीजें नजदीक होगी और संख्या में ज्यादा होगी, तो यहाँ पर शायद गाय की बात की जा रही है, गाय नजदीक हमारी है, इसलिए इन बोला जा रहा है कि इन गायों के पास, यानी गाय नजदीक है, तो इसलिए बोला कि इन यानी दिस काउज हैव मच मिल्क। आप मच की जगह पर एनफ लिख सकते हो, जो क्वांटिटी का सेंस देता है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा का सेंस देता है। उन सिपाहियों के पास बंदूकें नहीं है, तो आप फिर देखो उनके लिए दोज लगा, यानी दूर है लोग, इशारा किया जा रहा है कि उन सिपाहियों के पास बंदूक नहीं है, तो उनके लिए आप दोज लगाओगे। और सिपाहियों की मीनिंग सोल्जर्स होता है, और यहाँ पर जो हैव का प्रयोग हुआ है, तो हैव के प्रयोग से के पास है इसमें इंक्लूड हो गया। और नहीं की मीनिंग आई है, तो जब भी हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, मतलब अधिकार जताने के लिए, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर अधिकार जताने के लिए, तो हम हैव का प्रयोग करके, अगर निगेटिव सेंस में दिखाना हो तो नो का प्रयोग करेंगे। तो दो सोल्जर्स हैव नो गन्स। तो ये रहा मेरे डियर स्टूडेंट्स दीज और दोज पर क्वेश्चन बनाने का तरीका, यानी सेंटेंस बनाने का तरीका। दीज दोज, एक बार मैं फिर से ब्रीफ समझाना चाहता हूँ कि दीज दोज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। अब दीज दोज के बाद अगर आप नाउन प्लूरल देते हो तो वर्ब भी प्लूरल का देना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं कि इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। दीज दोज, अभी आपको बताया मैं कि दीज दोज जो होते हैं हमारे, उनके लिए प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, यानी जब दीज दोज का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। जब भी हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। तो उस पर थोड़ा देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसी लिखा है कि दीज मेन हैव नो करेज, इन पुरुषों के पास अर्थात इन आदमियों के पास हिम्मत नहीं है। ओके, तो आप देखो दीज के बाद मेन लगा हुआ है, तो मेन हमारा प्लूरल नाउन है। मैन सिंगुलर होता है
और मैन का प्लूरल मैन होता है। तो बिल्कुल सही है दिस मैन। अब देखना है हैव लगा, यस। जब नाउन हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो ये तीनों सही है, नो करेक्ट। पहला सेंटेंस हमारा करेक्ट है। दीज मेंस, अब यहाँ देखिए मेंस लगा हुआ है, मेन तो ऑलरेडी प्लूरल बना हुआ है, उसमें एस लगा करके और सब प्लूरल बना दिया गया है, इसलिए ये रॉन्ग हो रहा है। दिस मैन, अब दिस के आगे तो मैन लगेगा नहीं, उसका प्लूरल नाउन होना चाहिए, यानी मेन होना चाहिए, और यहाँ पर मैन लगा हुआ है तो इसलिए रॉन्ग हो रहा है। दिस मैन बिल्कुल सही है, दिस के साथ मेन लगा हुआ है, मेन हमारा प्लूरल नाउन है। और लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है कि जब मेन हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए, यानी हैव होना चाहिए, तो यहाँ हैज लगा हुआ है, इसलिए रॉन्ग है। अब नीचे देखते हैं, दोज ट्रेडर हैव ए लॉट ऑफ मनी, उन व्यापारियों के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो दोज ट्रेडर, तो ट्रेडर एक नाउन है, तो दोज या दीज के बाद आने वाला नाउन डेफिनेटली प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए रॉन्ग हो रहा है। दोज ट्रेडर्स, दोज के बाद नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर का है, इसलिए रॉन्ग हो रहा है। दोज ट्रेडर्स है, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, ए लॉट ऑफ मनी, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, तो तीसरा नंबर तो सही है, ये भी रॉन्ग हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि दिस दैट और दिस दोज, ये पार्ट ऑफ स्पीच में देखा जाए, जैसे अभी तक मैंने आपको दिस दोज दिस दैट का प्रयोग पढ़ाया, यानी 4TT में साइड इफेक्ट। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे करे या आप जानना चाहते हो कि ये दिस दैट दिस दोज पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, यानी पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है कि वर्ब है, प्रीपोजिशन है कि कंजक्शन है, उससे मैं दिखाता हूं। ओके, आप थोड़ा गौर करेंगे। हमारे टॉपिक में 4TT, आप लगभग ये तीसरा पार्ट है, आप देखते हुए आ रहे हो। TT, तो TT का मतलब आप जान ही रहे हो को टी से, दिस दैट दिस दोज, 4 बार टी का प्रयोग हुआ है, तो दिस दैट दिस दोज, ये सब आपको समझ में पहले से आ रहा हूं, मैं अभी भी समझा रहा हूं। लेकिन आज मैं शुरू से ये भी बोलते आ रहा हूं कि दिस दैट दिस दोज। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ये दिस दैट दिस दोज आप पढ़ रहे हो, तो पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, यानी पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है, कोई पूछ दिया आपसे कि दिस दैट दिस दोज क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है, तो आप डेफिनेटली बेटा थोड़ा सा फंसोगे। अगर आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन हो, इसके पास नॉलेज है, तो आप बता दोगे। लेकिन यहाँ मैं एक ट्रिक पेश कर रहा हूँ, और देखो बिल्कुल आपको मिनट भी नहीं लगेगा, आप समझ जाओगे कि नाउन है या प्रोनाउन है या क्या है। अब देखिए, आप इधर देख रहे हो कि इधर मैं लिखा हूं प्रोनाउन, इधर देख रहा हो कि लिखा हूं एडजेक्टिव, इधर सभी दिस दैट दिस दोज, आप मैं इसी की बेसिकली बात कर रहा हूं ना, दिस दैट दिस दोज। यहाँ लिखा है प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के कैटेगरी में दिस दैट दिस दोज को मैं फॉर्मेट किया हूं। इसका ट्रिक बेटा यह है कि जब भी दिस दैट दिस दोज के बाद हेल्पिंग वर्ड आ जाए, दिस दैट के लिए इज वाज है, यानी जब भी आपको देखना है कि क्या दिस दैट के बाद इज आया है, वाज आया है, हैज आया है, इज वाज हैज आया है, तो जब आपको दिख जाए कि ये वर्ब आया है, तो इसको कहेंगे कि ये तो प्रोनाउन है। या उसी तरह से दी दोज को ले लो, इनके आगे यानी ये प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग हुआ है, वर का प्रयोग हुआ है, हैव का प्रयोग हुआ है तो ये वर्ब ही ना। तो जब इनके बाद वर्ब आ जाए, ये सब वर्ब आ जाए, तो आप समझ लेना कि ये प्रोनाउन है। लेकिन इसी प्रोनाउन को मैं जादू से देखो कैसे एडजेक्टिव तैयार करता हूं। अब क्या देखना है, इसी दिस दैट को देखोगे कि क्या इसके बाद कोई नाउन आया है, जैसे दिस मैन या दिस वुमन या दिस गर्ल, उसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा। बेसिकली आप ये समझ लो कि दिस के तुरंत बाद अगर इज वाज हैज आ जाए तो प्रोनाउन होगा, और इसके जस्ट बाद इज वाज हैज न आए बल्कि कोई दूसरा वर्ड आ जाए, नाउन आ जाए, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव।
देखिए दिस के बाद मैन, ओमैन, गर्ल, etc भी और भी नाउन आ सकते हैं। etc का मतलब यही हुआ ना। दैट यहाँ पर जो हल्का से मिट गया है, मैन, ओमैन, गर्ल, दिस, काउज, ऑक्सन, गर्ल्स। भाई दिस दोस्त के बाद आने वाले तो नाउन प्लूरल ही होते हैं ना, तो इसलिए मैंने नाउन प्लूरल दिया। तो आप समझ गए परफेक्टली। जब भी दिस दैट दिस दैट दीज दोज के बाद अगर नाउन आता है तो होता है एडजेक्टिव, और जब भी दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन नहीं आए बल्कि कोई वर्ब आ जाए तो वो होता है प्रोनाउन। अब बात ये होती है, क्वेश्चन यहाँ ये उठ रहा है कि प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन होगा और एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव होगा। तो प्रोनाउन में ये बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, यानी दिस दैट से हम तो इशारा ही करते हैं ना, संकेत करते हैं ना। तो जब हम संकेत करते हैं तो संकेत करने की मीनिंग डेमोन्स्ट्रेट होती है, जिस डेमोन्स्ट्रेट से बना है डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी संकेतवाचक प्रोनाउन। अब इधर पूछा जाए कि भाई ये तो एडजेक्टिव है, तो कौन सा एडजेक्टिव है, तो इससे भी तो इशारा किया जा रहा है, तो यहां भी बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये रहा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये रहा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। अक्सर एनएमआरसी, डीएमआरसी, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो नीचे दिया गया है। देखिए कैसे, कभी कभी ऐसा भी पूछेगा कि नेम मतलब नाम बताइए, द अंडरलाइन वर्ड जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार ये जो सेंटेंस दिया गया है जिसको अंडरलाइन किया गया है वो क्या है। तो उसके लिए जो अंडरलाइन किया गया है उसके लिए चारों ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ये नाउन है, कि प्रोनाउन है, कि एडजेक्टिव है, कि नॉन है। तो मेरे डियर, इस वीडियो का अगर आप बढ़िया से देखे हैं या अभी देख रहे हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन फॉर्मेट किया हूँ। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके इस क्वेश्चन को आंसरिंग जरूर करें। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक्स लॉट।